आई थिंक देयरफॉर आई एम। दर्शन में अगर ये नहीं समझा तो फिर भैया क्या ही समझा। आज के इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि ये जो महान पंक्ति थी आई थिंक देयरफॉर आई एम, जिसने वेस्टर्न फिलॉसफी वेस्टर्न थॉट को बदल के रख दिया, उसका असली में मीनिंग क्या था, और पर्टिकुलरली फिलॉसफी समझने के लिए, पूरे दर्शन को समझने के लिए ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। इमेजिन करो कि तुम सब चीज़ों पे सवाल उठा रहे हो, एक ऐसे सपने में सो रहे थे कि उससे उठे लेकिन अभी भी सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। कुछ यकीन नहीं हो रहा, जिस इंसान से तुम प्यार करते हो वो यकीन नहीं हो रहा, जिन पेरेंट्स की तुम केयर करते हो यकीन नहीं हो रहा वो ट्रू है कि नहीं है, सब कुछ एक इल्यूजन की तरह लग रहा है। और तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता है कि क्या पता इनमें से कुछ भी रियल ना हो तो क्या होगा। कितना स्कैरी थॉट है ये। क्या हमारी जिंदगी एक सिमुलेशन की तरह है? भाई साहब, हमारे हाथ में फोन है, हम उसको स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक से ये चीज हिट होती है जैसे इसमें कुछ भी रियल नहीं है, सब कुछ एक तरीके से फेक है। वैसे ही क्या पता हमारी जिंदगी भी मैट्रिक्स जैसी हो, क्या पता हम एक इल्यूजन में रह रहे हो। बड़ा सवाल आता है यहाँ पे, अगर सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ फेक है, तो क्या चीज सर्टेन है? हम सर्टेनिटी से किस चीज के बारे में कह सकते हैं, दावा किस चीज के ऊपर लगा सकते हैं? एक फिलोसोफर ऐसा आया जिसने इस सवाल का बहुत सॉलिड जवाब दिया। उसने कहा कि आसपास मत देखो मेरे दोस्त, अपने अंदर झांक के देखो। यू आर थिंकिंग एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। तुम सोच रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। और इस रियलाइजेशन ने पूरी वेस्टर्न फिलोसफी को पलट के रख दिया कि हम किसी चीज पे शक कर रहे हैं, शंका है, डाउट कर रहे हैं, तो मतलब हम सोच रहे हैं, क्योंकि डाउट करने के प्रोसेस में अपने आप में ही थिंकिंग होती है। और अगर हम थिंक कर रहे हैं तो मतलब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसी से ये अपनी महान लाइन आई थिंक देयरफॉर आई एम पे आए। इतनी पुरानी चीज जो इतनी सदियों पहले आई है, वो आज की डेट पे हम लोगों के लिए कैसे रेलेवेंट है? वो ना सिर्फ इस दुनिया में बट तुम्हारे लिए जो ये वीडियो देख रहे हो, हाँ तुम भाई साहब और मैं, हम सबकी जिंदगी में वो अप्लाई होती है। इस वीडियो के एंड तक हम लोग वो प्रोसेस जानेंगे जिस तरीके से ये कोटेशन हमारी लाइफ में अप्लाई हो सकता है। और ये वीडियो अपने में ही इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम लोग उन एग्जैक्ट मेथडोलॉजीज के बारे में बात करेंगे डेकार्त ने यूज किया था इस कंक्लूजन तक आने के लिए। नवंबर 10, 1619 में एक यंग नौजवान लड़का सो रहा था और जर्मनी की एक ठंडी रात, सब अपने घरों में आराम कर रहे थे क्योंकि कोई निकल नहीं रहा था। और उसमें रेने देकार्त ने 3 ड्रीम्स देखी और उन 3 ड्रीम्स ने पूरा वेस्टर्न थॉट बदल के रख दिया। पहली ड्रीम, द विंड स्टॉर्म। अपने आप को वो देखते हैं कि एक तूफान में फंस चुके हैं, वो तूफान उनके ऊपर हावी हो रहा है, उनको कहीं जाने की जगह नहीं मिल रही है। और एक तूफान के बीच उनको चर्च दिखता है, बिकॉज ही वॉज अ कैथोलिक। और उस चर्च में वो घुस जाते हैं और उनको बहुत संतुष्टि महसूस होती है, उनको बहुत आराम महसूस होता है, विच वॉज अ सिंबल कि आसपास की दुनिया में केओस चल रहा है, डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस केओस में ऑर्डर कैसे लाएं। और वो ऑर्डर चर्च के थ्रू आता है कि चलो डाउट करो, यहाँ पे कुछ सर्टन नहीं है, लेकिन अब हमें सर्टेनिटी ढूंढनी है, स्टेबिलिटी ढूंढनी है, और वो स्टेबिलिटी हमें नॉलेज से मिलेगी। दूसरी बार जब वो ड्रीम कर रहे थे तो अचानक से बिजली कड़की, जिसको थंडर क्लैप बोलते हैं, और वो घबराते हुए उठ गए। अब उनके दिमाग में ये पूरा विचार चलने लग गया कि क्या पता ये डिवाइन, ये गॉड की तरफ से मेरे लिए एक न्योता है या मेरे लिए एक साइन है कि ये जो फिलॉसफी है, गॉड मतलब समझो सो रहे हो, अचानक से थंडर हुई और तुम उठे और सवाल उठाने लग गए, हो सकता है ये जो फिलॉसफी है उसमें गंदगी हो रखी है, उस गंदगी को साफ करने के लिए मेरे लिए एक ये वार्निंग है कि देकार्त, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी अब मैं देता हूं कि तुम्हें फिलॉसफी को सुधारना है, फलसफे को सुधारना है और इसको बेटर करना है। तीसरी ड्रीम में इन्होंने एक फिलॉसफी से रिलेटेड किताब देखी और उस दर्शन वाली किताब में इन्होंने लिखा हुआ देखा, व्हाट पाथ इन लाइफ शुड आई फॉलो। और उस कोट को पढ़ के वो अचानक से उठते हैं कि आहा, यही तो मुझे चाहिए था। मतलब ये सारे सपने आए थे कि मैं इन सबको एक जगह कंपाइल करूं और एक सिस्टम बनाऊं, एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जिससे हम अपने आसपास की चीजें और खुद को समझ सकें। तो इन 3 सपनों ने देकार्त की मदद करी। जब देकार्त पूरी तरीके से उठ गए, होता है ना बहुत गहरी नींद से उठो, अजीब अजीब सपने देखते हैं तो पसीना वसीना बह रहा होता है, उठे तो अब उनको एक थॉट आया कि अब मेरी बारी है, यू आर नेक्स्ट रेने, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने। और वो लग गए अपने काम में। ऐसी सिचुएशन के बाद वो अचानक से उठते हैं, सब कुछ सोचने लग जाते हैं, क्या रियल है क्या रियल नहीं है, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, साइंस, सबको लेके डाउट में आ जाते हैं। लेकिन अचानक से एक और आहा मोमेंट कि अगर मैं डाउट कर रहा हूं मतलब मैं सोच रहा हूं, और इफ आई एम थिंकिंग, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, मतलब मेरा अस्तित्व है, मेरा सोचना ही मेरे अस्तित्व को प्रूफ करता है। आई थिंक देयरफॉर
आई एम। हमारे लिए सब क्यों जरूरी है, ये कहानी जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि डेकार्त एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में थे, उनको पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा डिलेमा वाली पोजीशन में थे, कौन सी रोड पकड़नी है नहीं पता था। लेकिन 3 इंटरेस्टिंग सपनों ने, 3 ड्रीम्स ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या पता तुम्हारी भी जिंदगी में तुम कोई ऐसा सपना देख लो जो तुम्हें नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल बना दे या नेक्स्ट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना दे, कोई कुछ नहीं कह सकता है। ये वीडियो देखते जरूर रहना, क्योंकि दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ हाउ रेने डेकार्त चेंज द फिलोसफी। कैसे रेने डेकार्त ने सब कुछ बदल के रख दिया ह्यूमन साइकोलॉजी और फिलोसफी के क्षेत्र में। भाई किसको पता था कि ये थॉट पूरी वेस्टर्न फिलोसफी बदल के रख देगा, और रेने डेकार्त को ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि उनको ये थॉट प्रोसेस देना पड़ा। क्रिश्चियनिटी वॉज फुलफिलिंग इन इटसेल्फ, अपने आप में ही क्रिश्चियनिटी पूरी थी। लेकिन जो अगला पार्ट है वो इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब देने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा हिस्टोरिकल बैकड्रॉप अगर हम लें तो 17वीं शताब्दी में यूरोप बहुत ज़्यादा अपरूट हो रहा था, इंटेलेक्चुअल एरा शुरू हो रहा था, इनलाइटनमेंट एरा शुरू हो रहा था, थैंक्स टू गैलीलियो और केपलर, जिन्होंने लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन दिए, जिन्होंने स्पेस के बारे में बात करनी शुरू करी, सोलर सिस्टम के बारे में बात करनी शुरू करी। और अब सवाल उठने लग गए धर्म के ऊपर। अब सवाल उठने लग गए कि भाई क्या सही है क्या गलत है। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हो गया, कैथोलिक्स अलग होने लग गए, प्रोटेस्टेंट्स यहाँ पे अलग होने लग गए। मतलब वो जो डिवाइड की लाइन थी वो बहुत बड़ी होने लग गई, और जहाँ धर्म वहाँ विवाद, और जहाँ विवाद वहाँ लोग वहाँ मज़े लेते हैं। और वही हो रहा था, सरकारें मज़े ले रही थी, गवर्नमेंट्स मज़े ले रही थी, जो भी मोनार्की राजा वगैरह होते हैं। यहाँ सवाल उठता है, हम क्या श्योरिटी से कह सकते हैं? अभी तक जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, हम दुनिया को, अर्थ को अपना सेंटर मान रहे थे, यूनिवर्स का, सूरज को हम देवता मान रहे थे, सब कुछ तो इन लोगों ने उठा के पटक दिया। अब क्या हो सकता है? असली है क्या? क्या धर्म सही है, या साइंस सही है, या फिलॉसफी सही है? आप हमें बताएं। यहाँ आए रेने डेकार्त, उन्होंने बोला भाई मैं हूँ सीकर ऑफ सर्टेनिटी। मैं 2 सवाल पूछूंगा। सबसे पहला सवाल, कैन आई ट्रस्ट माई सेंसेस? क्या मैं अपने सेंसेस को, आओ बाओ को ट्रस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं सपने में हूँ? दूसरा, इज माई रियलिटी इवन रियल? या मुझे कोई डीमन ट्रिक कर रहा है? मेरी रियलिटी आसपास जो मैं देख रहा हूँ, ये फोन देख रहा हूँ, ये फोन देख रहा हूँ, ये लाइटों का देख रहा हूँ, तो कुछ भी है वो रियल है मेरे आसपास या सब फेक है? और रेने डेकार्त ने फिलोसफी की स्लेट ली, पूरा वाइप कर दिया उसको कपड़े से, और बोला कि अब हम डाउट करना शुरू करेंगे सब चीजों पे। उनको एक चीज ये रियलाइज हुई कि भले ही वो कितना डाउट कर ले, लेकिन एक चीज हमेशा ही लागू होगी, विच इज ही इज डाउटिंग। और उनका डाउट करने का प्रोसेस ही ये बताता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो कॉन्शियसनेस का सवाल तो यहाँ पे खत्म ही हो गया। नियम बदल दिए इन्होंने नॉलेज के, इन्होंने कोजितो का कॉन्सेप्ट दिया। मतलब आई थिंक इन्होंने कहा अथॉरिटीज हटाओ अब फिलॉसफी में, अब फिलॉसफी में प्योर रीजनिंग होगी। और इस प्योर रीजनिंग ने ना सिर्फ आने वाले छोटे मोटे फिलोसफर्स, बट इमैनुअल कांट और जॉन लॉक जैसे फिलोसफर्स को इंस्पायर किया। इमैनुअल कांट क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन यहीं से इंस्पायर्ड आया था। हम रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे, सेंसेस हटाओ, एक्सपीरियंसेस हटाओ, उस समय कोई मतलब नहीं। लोगों का सवाल उठता है कि भाई इसका क्या रेलेवेंस है, ये तो बेकार है, ये तो फालतू फिलॉसफी है। लेकिन भाई आज की डेट पे एआई में, कॉन्शियसनेस में, ह्यूमन माइंड में, कॉन्शियस थिंकिंग में, फ्रॉइड तक इनकी चीजें उठाते थे। क्या एआई सोच रहा है? क्या एआई के पास कॉन्शियसनेस है? जो एआई का वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स है वो बोलता है हाँ एआई के पास एक लेवल पे जाके कॉन्शियसनेस हो सकता। उसका एक आप इंटरव्यू है वो भी देख सकते हैं। तो इस लेवल पे बात चल रही है। अब अगर सही में किसी को इस सवाल तक पहुंचना है क्या असली है और क्या नकली है, तो इसमें ना एक डाउट का प्रोसेस है, एक डाउट का मेथड है। और ये मेथड और प्रोसेस समझना सबसे ज्यादा जरूरी है इनके कोड को समझने के लिए। और अगर ये वाला प्रोसेस नहीं समझाना तो डेकार्त का कोर आइडिया नहीं समझ पाओगे। और भाई ये क्या है, ये नंबर्स क्या चल रहे हैं, हमें नंबर को कम करना है तो जल्दी से जाइए। अगर इफ यू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क, डू सब्सक्राइब। मेथड नंबर 1, डाउट एवरीथिंग। सब चीज़ों को डाउट करना है, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी दोस्तियों को, खाना, अपना पीना, जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में, उस सब चीज़ों को डाउट करना है। किसी भी चीज़ में अजम्पशन या बिलीफ मत रखो। इसमें इन्होंने कहा सेंसरी परसेप्शन के ऊपर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। मैं अपने कानों पे, अपनी आंखों पे कैसे भरोसा करूं? जब मैं एक रेगिस्तान में निकलता हूं, मैं प्यासा होता हूं, तो मुझे आगे मिराज दिखता है, मुझे आगे लगता है बहुत पानी है, लेकिन मैं वहां पास जाता हूं तो पानी ही नहीं होता है। तो फिर मैं कैसे बिलीव कर लूं जो मेरी आंखें मुझे दिखाना चाह रही है, मेरे कान जो सुनाई देना चाह रहे हैं, या जो मेरी जबान टेस्ट करना चाह रही है, वो असली में वही है, वो उसका ट्रू एसेंस है या प्योर एसेंस है। एक और सवाल उठा, ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। भाई क्या ड्रीम है, क्या रियलिटी है? सपने से उठने के बाद भी ऐसा लगता है मैं सपने में हूं। आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो 10 नवंबर की रात अभी भी मुझे याद आती है, ऐसा लगता था मैं अभी भी उस सपने में घूम रहा हूं। तो क्या रियल है? ये मैट्रिक्स की तरह है? क्या हम कहीं और भी उठेंगे? तो ये तो बड़ा यार कंफ्यूजिंग चल रहा है। क्या पता है कि एक्सटर्नल रियलिटी हो,
क्या पता एक डीमन अपनी ही रियलिटी हमारे ऊपर इम्पोज कर रहा है और उस डीमन की बात में आके हमें इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का फॉल्स परसेप्शन मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत गंभीर विषय है। स्टेप 2 हुआ द ब्रेक थ्रू मोमेंट, कि भाई ठीक है, हम सवाल कर रहे हैं, हमारे अंदर डाउट आ रहा है, लेकिन एक चीज तो पक्की है, कोई ना कोई थिंकर है जो ये सब सोच रहा है। वो थिंकर एग्जिस्ट करता है, वो थिंकर को आप हिला नहीं सकते। यहां एक रियलाइजेशन आई, अगर आई एम क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, मैं सब चीजों पे सवाल उठा रहा हूं, तो यहाँ पे एक मैं है और वो मैं ही है जो सवाल उठा रहा है और वो मैं ही है जो इंपॉर्टेंट है। और यही इन्होंने अपनी लाइन दे दी, कोजितो एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे दोस्त कौन है, मेरे रिश्तेदार कौन है, मेरी नौकरी क्या है। यार ये तो बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, मेरा दिमाग फटने वाला हो रहा है। लेकिन रुको भाई, एक मिनट, मैं तो हूँ, कम से कम मैं ही मैं के बारे में सोच रहा हूँ। तो मैं का जो मैं है वही मैं हूँ, मतलब अंदर एक मैं एग्जिस्ट कर रहा है, वही है द ट्रू एसेंस, वही है द एब्सोल्यूट ट्रुथ। भाई लोग सवाल उठाते हैं कि ये इतनी खूबसूरत चीज क्यों, इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, इसमें तो कुछ खास नहीं है। लेकिन इसके पीछे की खूबसूरती ढूंढो। लोग जब भी सवाल उठाते हैं या जो भी चीज करते हैं, वो एक्सटर्नल सेंसेस के बेसिस पे करते हैं, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करते हैं, बाहर से क्या उनको इनपुट मिल रहा है उसके बेसिस पे करते हैं। यहाँ इस आदमी ने कहा कि तुम्हें कोई इनपुट नहीं चाहिए, अंदर एक चीज एग्जिस्ट कर रही है पहले से, जो तुम्हारा तुम है, और वहां से तुम नॉलेज को फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड कर सकते हो। लोग सोचते हैं ना नॉलेज बाहर से आएगी, भाई नॉलेज अंदर से आ रही है, उस नॉलेज को अंदर से उत्पन्न करवाओ, क्योंकि वो नॉलेज अंदर है। अब हमने ये तो समझ लिया कि भाई डाउट का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से शक किया जाता है, डाउट का पूरा टाइमलाइन कैसा होता है। अब ये जो थिंकिंग है, सोचना है, जैसे हम इस लेक्चर को समझते हुए सोच रहे हैं, इस वीडियो को परसीव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये थिंक है क्या असल में, व्हाट इज दिस थिंकिंग। और आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू नो योर थॉट्स कि थिंक का मतलब होता क्या है। अपनी डेफिनेशन के हिसाब से, पूरा लेक्चर देख के मत डालना, तो वो ना वो बायसनेस आ जाती है या ओपिनियंस में ना थोड़ा सा पॉगुलेशन हो जाता है। यू डोंट वांट दैट। तुम खुद से बताओ थिंक का क्या मतलब होता है। नीचे जाओ कमेंट्स में एंड बताओ। आई वुड लाइक टू सी द डिबेट फ्लोइंग, कि कैसे एक दूसरे को लोग काउंटर करते हैं। किसी का अपनी डेफिनेशन होगी, किसी की अपनी डेफिनेशन होगी। तमीज के दायरे में रहते हुए एक दूसरे की थिंक की डेफिनेशन को काउंटर करो, मजा आएगा, देखते हैं। यहाँ पे अभी भी बहुत लोगों को शक हो रहा होगा कि भाई मान कैसे लें ये जो रेने देकार्त भाई साहब ये जो बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो शक है, ये जो सवाल उठ रहा है, वो अपने में ही ये प्रूव करता है यू थिंक देयरफॉर यू आर। उन्होंने कहा योर थॉट्स आर अनडिनाइबल, तुम उन्हें रोक नहीं सकते। ये कुछ वैसा ही हो गया कि तुम बोल रहे हो, अपने अंदर से ही बोल रहे हो और ये कहना चाह रहे हो ये मेरी आवाज है ही नहीं, ये तो मेरी आवाज हो ही नहीं सकती, बल्कि बोल तुम खुद ही रहे हो। तो दैट इज तो नॉट पॉसिबल ना। एक और एग्जाम्पल, शीशे के सामने खड़े, यार मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं इतना बदसूरत दिखता हूँ, या मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ, जो भी है, जैसा भी है, ये क्यों हो रहा है। ये सवाल आ रहा है, क्या ये इल्यूजन है। अच्छा 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 अच्छा, चलो इल्यूजन तो होगा, बट जो मैं सोच रहा हूँ इन सब इल्यूजन के बारे में, अपने ऊपर शक करने के बारे में, अपनी खूबसूरती के बारे में, वो थॉट्स तो कहीं से उत्पन्न होके आ रहे हैं। वही मेरी एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं एक इल्यूजन नहीं हूँ, जो ये परछाई इस, या जो रिफ्लेक्शन, परछाई बोलो, रिफ्लेक्शन है जो इस शीशे में दिख रहा है। जो इन्होंने सवाल उठाया था कि क्या पता मुझे कोई डीमन ट्रिक कर रहा हो, क्या मुझे कोई शैतान आके ढोंगेपन में डाल रहा है, तो उसके लिए भी इन्होंने तोड़ दिया, जवाब दिया। अगर डाल भी रहा है तो वो मैं उसका एक्सपीरियंस ले पा रहा हूं, और मैं ये सवाल उठा पा रहा हूं कि कोई डीमन मुझे ट्रिक कर रहा है, तो मतलब मेरे अंदर से कोई चीज ये सब सोच पा रही है कि एक डीमन आके मुझे ट्रिक कर रहा है। तो मतलब अगेन दिस प्रूव्स कि मैं कोई चीज एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं, तो I am thinking about that experience and therefore I am। डेकार्त की फिलॉसफी माइक ड्रॉप मोमेंट की तरह है, और वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने हर चीज को एक ही कोर ट्रुथ पे लाके छोड़ दिया। आप कुछ भी करें, गणित करें, विज्ञान करें, इतिहास पढ़ें, कुछ भी करें, आप सोच रहे हैं, आप किसी को मारें, आप सोच रहे हैं, आप किसी से गाली खाएं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। जो प्रोसेस करने का, जो थॉट प्रोसेसिंग का फॉर्मूला है, थॉट प्रोसेसिंग का प्रोसेस है, वही अपने में सोचना है, और वही असली सत्य है, वही प्योर सत्य है, और उससे कोई दूर नहीं भाग सकता, चाहे वो जितनी चाहे उतनी कोशिश कर ले। इमेजिन करो तुम्हें सब चीज़ों पे शक करने को कह दिया गया, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे मेमोरीज, तुम्हारे सेंसेस, तो भाई बड़ा अजीब लगेगा, ये तो बड़ा अनसेटलिंग है। और इसका मतलब ये नहीं कि डेकार्त कह रहे थे कि अपनी नॉलेज लो, उसको तोड़ के कचड़े की डिब्बे में जाके फेंक दो, उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कहा भैया यही तो है फाउंडेशन, यहीं से तो अब सब कुछ बिल्ड होगा, कि तुम सब चीजों पे डाउट कर सकते हो, एम्पेरिकल सेंसेस पे डाउट कर सकते हो, अपनी रैशनल थिंकिंग पे डाउट कर सकते हो, लेकिन डाउट करने को डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि तुम डाउट कर रहे हो। जो प्रोसेस है डाउट करना, शक करना किसी भी चीज पे, इस पे शक नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। शक
शक तो चल ही रहा है। ये है आपकी नॉलेज की फाउंडेशन और ट्रुथ। डेकार्ट ना स्केप्टिसिज्म से बहुत ज्यादा परेशान थे कि किसी चीज का सॉलिड आंसर ही नहीं निकलता, कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलता, बस घुमाते रहते हैं। गाड़ी है उसके चारों तरफ अपनी साइकिल घुमाए जा रहे हैं। अरे मुद्दे की बात करो ना, क्यों इतना घुमा रहे हो? जैसे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अपने लेक्चर में इधर उधर निकल जाता हूँ, मुद्दे की बात नहीं करता हूँ, जो कि हमें भी रियलाइज होता है, आई मीन इट। बट वापस आते हुए इस लेक्चर पे अभी भी हम इधर उधर निकल गए। इन्होंने कहा कि ऐसे फिलोसफर जैसे पीरो जैसे फिलोसफर्स जो आए थे, जिन्होंने स्केप्टिसिज्म को बढ़ावा दिया कि हम किसी भी चीज का कंक्लूजन नहीं दे सकते, हमें सब चीजों को शक की नजरों से देखना होगा और किसी भी चीज को हम पूरी तरीके से अपना नहीं सकते, उस पर हमें सस्पेंस रखना ही पड़ेगा। उन्होंने बोला ये सस्पेंस वाली फिल्म मत बनाओ हमारे सामने भाई साहब, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ पे आओ, एक रॉक सॉलिड ट्रुथ पे आओ। यहीं पे इनकी कोजितो की यूनिकनेस आती है, ये थिंकिंग की यूनिकनेस की, जहां सब लोग एक पिटारे में पड़े हुए हैं शक के, क्या सही है क्या गलत है, कंक्लूजन क्या डाले। इन भैया डेकार्त बाबा ने यहाँ पे लगा दी सीढ़ी और सीढ़ी से निकल के ये बाहर चले गए। उन्होंने बोला भाई मैं तो अनसर्टेनिटी से बाहर आ गया, मेरा तो थिंकिंग का प्रोसेस है, तुम सब भी सोच रहे हो, लड़ते रहो, कटते रहो, मरते रहो, मैं तो निकल लिया भाई बच के। और ये अप्रोच ये दिखाती है कि डाउट दुश्मन नहीं है ट्रुथ का, सत्य का। डाउट सत्य की ओर आपको लेके चलता है, डाउट सत्य की तरफ उंगली करता है, तो इसको अलग तरीके से तो लेने की कोशिश मत ही करिए। यहाँ एक कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, रेस कोजितांस, द थिंकिंग सेल्फ। हमारी आइडेंटिटी क्या है? तुम कौन हो जो ये वीडियो देख रहे हो? कौन हो भाई, बताओ जरा, मैं कौन हूँ ना? मेरा बाप तो ये है, मेरा बाप तो वो है, मैं तो उसका बेटा हूँ, मैं तो इसका बेटा हूँ, मैं तो ये हूँ, मेरे इतने परसेंटेज आई है, मैं ये नौकरी करता हूँ, मैं इतने कमाता हूँ, ये है मेरी आइडेंटिटी। इन्होंने कहा ना 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 बेटा, ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी माइंड है, और वो माइंड सोच रहा है, वो है तुम्हारी असली आइडेंटिटी। कभी कभार ऐसा होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में चला जाता है, या आप डीप मेडिटेशन में जाएं तो ऐसा लगता है कि भाई 20 मिनट भी 30 मिनट भी 2 मिनट के बराबर लगते हैं, एंड यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम योर बॉडी। तो हमारी बॉडी फील ही नहीं होती, डिस्कनेक्टेड। मैं ये नहीं कह रहा उड़ रहे हैं आप हवा में इधर उधर, जादुई बातें नहीं कर रहा, रियल बातें कर रहा हूँ कि आपको डिस्कनेक्शन फील होता है, बट अंदर ही अंदर एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, मेडिटेशन का थॉट प्रोसेस, किसी थॉट को ब्रांच करने का प्रोसेस, और वही चीज अपने आप में ही एक अनडिनाइबल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस है, जिसको आप खारिज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इनका माइंड एंड बॉडी डुअलिज्म आया, जिसको कार्टेशियन डुअलिज्म के नाम से भी बोला जाता है, रेस कॉग्नितास और रेस एक्सटेंसास, द थिंकिंग सब्सटेंस एंड द एक्सटेंडेड सब्सटेंस। सारे फिलोसोफर्स जो कह रहे हैं ना, बकवास कर रहे हैं भाई। दोनों अलग है, माइंड अलग है, बॉडी अलग है। माइंड इस सॉफ्टवेयर की तरह है तो बॉडी हार्डवेयर की तरह, दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अगर बॉडी चली गई तो माइंड के ऊपर असर पड़ेगा, अगर हार्डवेयर चला गया तो सॉफ्टवेयर के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर हमेशा अपर हैंड पे रहेगा। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का घंटा कुछ नहीं होने वाला। तो लोगों ने कहा भाई ये तो दोनों एक ही चीज है, कैसे प्रूव कर सकते हो? इन्होंने, जो असली कहानी नहीं है, इन्होंने किसी ना किसी के बहुत जोरदार कंटाप बजाया होगा, बोला होगा दर्द हो रहा है भाई, हो रहा है ना दर्द। अब दर्द तो फिजिकली हो रहा है, लेकिन सोच रहे हो ना उस दर्द के बारे में? सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो कि भाई माइंड भी अपने में एक चीज़ है जो सोचने की क्षमता रखती है, और सोच रही है, और तुम्हारे कंटाप बजने के बाद दर्द हो रहा है। तो समझ जाओ कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों एग्जिस्ट करती है इंडिविजुअली। तो जो तुम्हारा सेल्फ है वो एक थिंकिंग बीइंग है। हम अपने को बोलते भी आर लिविंग बीइंग। हम लोग चीज़ें जो है फील करते हैं, हम चीज़ें करते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं नशा लेने के लिए। नशा मुक्ति बहुत ज़रूरी है, लेकिन यही चीज़ें हैं जो एक इंसान को इंसान बनाती है। ना 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 अगेन, ये कोजितो है जो तुम्हें बनाता है। यू आर अ थिंकिंग बीइंग, नॉट अ फीलिंग बीइंग और डूइंग बीइंग। तुम सोचने वाले एक प्राणी हो। जो तुम्हें बनाता है वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, जो तुम्हें बनाता है वो तुम्हारा माइंड है, तुम्हारी एबिलिटी टू रीजन है और रिफ्लेक्ट है कि क्या मेरे पास आया, मैं उसको सोच पा रहा हूं, वो माइंड करता है प्रोसेस। आपका जो शरीर है वो तो सिर्फ एक व्हीकल की तरह है। आपका शरीर तो एक बर्तन की तरह है जिसमें आपने पानी भर दिया। बर्तन की अहमियत नहीं होती मेरे दोस्त, रेगिस्तान में पानी की अहमियत होती है। अगर एक रेगिस्तान में इंसान को पानी की जरूरत है तो वो बर्तन का क्या घुइयां उखाड़ेगा? वापस से एग्जाम्पल, थॉट एक्सपेरिमेंट है। अभी खड़े हो जाओ जहां पे भी हो, मतलब अगर ऐसी किसी जगह में हो, खड़े मत हो जाना, खड़े हो जाओ और शीशे में देखो जाके खुद को। शक होगा ये क्या है, ये कौन है, मैं ऐसा दिखता हूँ। बहुत देर तक देखते रहो, अपने को हेलुसिनेशंस होने लग जाएंगे, लेकिन जो चीज अंदर से देख रही है तुम्हें, वो कौन है? एक कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा। और ये सब अगर आप वेदांता की तरफ जाएं, या ये सब आप और ज़्यादा हिंदू फिलॉसफीज़ की तरफ, सनातन फिलॉसफीज़ की तरफ जाएं, तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन मिटा दी गई, जो भी आपने सीखा, क्या हो, कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, लैंग्वेज क्या है, लेटर्स क्या है, जो तुम्हारे अंदर से फिर जो चीज़ झांक के देख रही होगी
वो क्या है, वो सब में वननेस है, वही है द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। वो चीज डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी वो कौन है वो कौन नहीं है। ये मैंने बहुत एब्स्ट्रैक्टली समझाया, अब गाली देने मत आ जाना, ये बहुत बड़े लेवल पे समझाया, बट इसका डीपर लेवल पे और गहरा अंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत फिलॉसफीज का मिलन होता है ये, बट दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट रेने डेकार्त वांटेड टू से। कितना इंटरेस्टिंग है ना यार, दुनिया की सारी फिलॉसफीज, भले वो वेस्टर्न हो भले वो ईस्टर्न हो, एक दूसरे से कैसे मिली हुई है, कितना इंटरेस्टिंग है। और यार जो भी जिन भी लोगों को नॉलेज है ईस्टर्न फिलॉसफी पे, मेरा उतनी पकड़ नहीं है, जिसको नॉलेज है, जो भी मैंने अभी यहाँ पे वक्त दिया उसको अगर करेक्ट करना है, उसमें कुछ गलती है तो डू, तमीज़ के दायरे में रहते उसको करेक्ट कर देना। आई विल फील वेरी प्रिविलेज्ड कि जो भी मैंने बोला कि अगर उसमें क्या है, कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो यू कैन डू दैट इन द कमेंट सेक्शन। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद एक सवाल उठता है, क्या हम अपने शरीर से बड़े हैं या हम अपने शरीर से ज़्यादा हैं? हमने तो अपने को अपने शरीर में ही डाल के छोड़ दिए, और डेकार्त ने कहा बिल्कुल आप एक कॉन्शियस बीइंग हो, और यही चीज़ सोचने की क्षमता आपको बाकी चीज़ों से यूनिक बनाती है और अलग बनाती है। इसका मॉडर्न फिलॉसफी में क्या इम्प्लीकेशन है, किस तरीके से डेकार्त के ये कॉन्सेप्ट आई थिंक देयरफॉर आई एम, जो कि इतना विस्तार से उन्होंने समझाया, क्या यूजेज है। सबसे पहला यूजेज तो नाम से ही पता लगता है भाई, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इज द फ्रेमवर्क फॉर नॉलेज। नॉलेज कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। अब इन्होंने नॉलेज के ऊपर ही तो बात करी कि थॉट एक अनडिनाइबल ट्रुथ है और वो असली सत्य है, और वो सत्य अपने में ही नॉलेज है। इन्होंने पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया एक इंडिविजुअल की नोइंग की और थिंकिंग की कैपेसिटी के ऊपर, जहाँ से नॉलेज असल में निकल के आती है ट्रूएस्ट फॉर्म में। इन्होंने इंस्पायर किया, अभी बात करेंगे किस किस को इंस्पायर किया और क्या क्या विवाद भी हुआ इनके साथ, बट इंस्पायर किया आगे के फिलोसफर्स को आने के लिए कि आप किस तरीके से शक के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, और शक ही असली सत्य क्यों होता है। ये एक्सटर्नल अथॉरिटी से हटके इंटरनल रीजन के ऊपर आ गए। बाहर धर्म क्या कह रहा है, बाहर जात पात क्या कह रहा है, बाहर की पॉलिटिक्स क्या कह रही है, हमें उससे मतलब नहीं। हम सोच रहे हैं वही अपने में इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है। बाहर से हटो, अपने अंदर आओ, अपने अंदर से सोचना शुरू करो, और उसी को तुम नॉलेज के तरफ अप्रोच कर सकते हो। अपनी सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही है असली बेसिस फॉर नॉलेज। ये बाहर चल रहा है, लोग काटते रहेंगे, मारते रहेंगे, लेकिन जब तक अपने आप को अंदरूनी स्तर पे नहीं समझोगे तब तक बाहर की चीजें तो घंटा नहीं समझ पाओगे। अब इन्हें बहुत फिलोसफर ने स्वीकारा, वेलकम किया खुली बाहों से कि आ जाओ, लग जाओ गले डेकार्त भैया। लेकिन कुछ फिलोसफर्स ने इनको जरा क्रिटिसिज्म भी दिया, ये नहीं कि उनको पूरी तरह से खारिज किया, बट क्रिटिसिज्म दिया, जिसमें टॉप थे डेविड ह्यूम, फ्रीडरिक नीचा और मार्टिन हाइडेगर। इन्होंने कहा भाई एक्सपीरियंसेस भी मैटर करते हैं, आप पूरी तरीके से एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस को हटा नहीं सकते। एक्सपीरियंसेस और किस तरीके से इंसान दुनिया में एक्ट करता है, किस तरीके से इंसान दुनिया में एक रिलेशनशिप बनाता है, दुनिया के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है, जिसको शेयर्ड एक्सपीरियंस का नाम दिया। मार्टिन हाइडेगर ने इसके ऊपर ज़्यादा बात करी है, डिज़ाइन के बारे में बात जो करी है, डिज़ाइन, तो उसको आप पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते। डेविड ह्यूम के लिए सेंसरी एक्सपीरियंसेस, इमोशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे इस दुनिया को समझने के लिए, तो इन्होंने इनको ज़रा काउंटर किया। फ्रीडरिक नीचे ने कहा हम अपने थॉट से सिर्फ शेप नहीं होते, हमारे एक्सटर्नल डिज़ायर्स, हमारे क्या इंस्टिंक्ट्स हैं, हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल बॉडीज़ भी हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, जिसको आगे फ्रॉइड की जितनी भी थ्योरीज थी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, जो फ्रॉइड को अल्टीमेट लेक्चर मैंने बनाया उसमें मैंने बताया हुआ है, वहाँ का इंस्पिरेशन फ्रॉइड को मिला नीचा से। मार्टिन हाइडेगर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनोमेनोलॉजिस्ट, द फिलोसफी ऑफ एक्सपीरियंस, की हमारे आसपास जो हो रहा है वो एक इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है, एक एक्सपीरियंस के वजह से हो रहा है, जो एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं आसपास की दुनिया के साथ, और सिर्फ हम अपने में ही घुल मिल के नहीं रह सकते हैं, मतलब अपने आप में ही नहीं खो सकते हो तुम, और तुम अपने आप में ही नहीं खो सकते हो कि भाई मैं हूँ, मेरा थॉट है और हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो इन फिलोसफर्स ने तारीफ ज़रूर करी डेकार्त की, उनको खारिज नहीं किया पूरी तरीके से, बट ये कहा कि सिर्फ इंटरनल थॉट सब कुछ नहीं होता, डाउट करना सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती है इन द लॉन्ग रन। अगला सवाल होगा भाई ठीक है, हिस्ट्री में हमने ये सब पढ़ लिया, ये तो हिस्ट्री की तरह हो गया, बट क्या ये आज की डेट पे भी रेलेवेंट है? जो इनका कोजिटो का कॉन्सेप्ट है, या आई थिंक देयरफॉर आई एम कोजिटो एर्गो सम, ये आज की डेट पे भी वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज़ होता है, साइकोलॉजी में इसका यूज़ होता है, डिबेट्स होती हैं इसके अराउंड कि भाई ये जो बंदा छोड़ गया ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। एआई की सबसे बड़ी डिबेट आज की डेट पे यही है कि एआई क्या खुद भी एक कॉन्शियस बीइंग है?
एआई खुद भी सोच सकता है या मशीन लर्निंग के थ्रू उसको जो सिखा दिया गया उसको मिमिक कर सकता है, सिर्फ एक कॉपी कैट की तरह उसको कॉपी कर सकता है। साइकोलॉजी में थ्योरी ऑफ माइंड कि भाई सेल्फ अवेयरनेस इज द सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, उसको इन्फ्लुएंस किया। हमारे इमोशंस किस तरीके से काम करता है, हमारे थॉट्स को हम किस तरीके से इमोशंस के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, साइकोलॉजी में आज तक उसका इस्तेमाल होता है। डाउट, थॉट एंड सर्टेनिटी आज की डेट पे भी साइंस में इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ का आप कोई भी थ्योरम निकालते हो, कोई भी हाइपोथेसिस करते हो, उसमें आप डाउट करते हो कि भाई ये चीज़ की हम हाइपोथेसिस दे रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन अभी भी हमें इसके ऊपर शक है, पूरी तरीके से इसका कोई कंक्लूजन नहीं दिया हुआ है। ये क्रिटिकल थिंकिंग को इंगेज करता है। आज की डेट में स्कूलों में होता है, कॉलेजेस में होता है, सब कुछ क्रिटिकल थिंकिंग से हो रहा है और ये कोटेशन इन मामलों में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो भाई साहब, डेकार्त को छोटा मत समझना, डेकार्त के इस कॉन्सेप्ट को छोटा मत समझना। लोग चाहे कुछ भी बोलें कि ये बकवास है, ये बेकार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे जैसे एआई आगे बढ़ता जा रहा है, एआई कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, खतरनाक होता जा रहा है, तो और इंपॉर्टेंट हो गया कौन सा वीडियो सही है, कौन सा वीडियो गलत है। आज के डेट में समझ ही नहीं सकते। एआई अपनी ही लैंग्वेज खुद से बनाता जा रहा है, एआई खुद ही प्रोग्रेस करता जा रहा है और ये कोटेशन एआई के ऊपर सवाल उठाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रेने डेकार्त को सस्ते में मत लेना भाई। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और लेक्चर्स में मैं कुछ कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स चाहिए। जो भी आपको लगता है इस लेक्चर में क्या कमी रह जाती है, जो भी तरीके की कमी है एग्जाम्पल्स में कुछ में, तो कमेंट सेक्शन में जाके बहुत आराम से, बहुत तमीज़ से आप उसको सही कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये मत कहना यार कि मैं ग्राफिक्स ऐड करूँ, एनिमेशन ऐड करूँ, क्योंकि इतने लंबे वीडियोस के लिए दोज आर नॉट फाइनेंशियली फीजिबल। तब तक डेकार्त भैया की डेफिनेशन में कहें, सोचते रहें, सोचवाते रहें, लेकिन कांड बिल्कुल ना करें। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया कट लो अब। सोच लिया हमने, कटने वाली बात है।